जय हिंद दोस्तों, मैं जवेद इंसानी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक बड़े ही जानदार, बड़े ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमने इससे पहले पिछले वाली वीडियो में एक पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो आपका रासायनिक अपक्रिया होता है, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से करा दिया है। वन शॉट में पूरा लेक्चर खत्म है। जैसा कि आपको जैसे उसमें 40 या 50 मिनट की वीडियो होंगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा जितना आपको हाई स्कूल की ज़रूरत होगी। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को कि पूरा एकदम हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। अभी 11 में बन लेंगे या आगे बन लेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही पढ़ें हम उसमें। तो इसके बाद आप देखेंगे जो आज हमारा दूसरा लेक्चर है क्या है, हमें अम्ल क्षार और लवण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार और लवण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार और लवण को पढ़ना है। अब देखेंगे देखेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल तो यानी आज हम किससे खेलेंगे? अम्लों से खेलेंगे, क्षारों से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? अम्ल, क्षार और आग से खेलेंगे। आग नहीं यानी किससे? रसायनों से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? रसायनों से आज हम खेलेंगे। अब देखेंगे कि क्या अम्ल क्या होता है बाबू। सबसे पहले देखेंगे हम अम्ल होता क्या है यार। अम्ल जो चखने में खट्टा हो वही तो अम्ल है, सीधी सी बात। यानी गुड़ क्या होता है? अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? तो अम्ल को हम ऐसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? देखते हैं। यानी क्या देखेंगे? जो स्वाद में क्या हो, जो स्वाद में खट्टे हो, यानी अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। सीधी बात, सिंपल सी बात। यानी जिसको हम चखे और खट्टापन महसूस हो। अरे नाक नहीं यार, वो भी तो नहीं पता नहीं कैसे होता है। अब देखेंगे यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यानी क्या होता है? अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसको याद करने की एक ट्रिक्स है। क्या है ये ट्रिक्स? आप याद रखिएगा। अनिल क्या? अनिल। आज से अम्ल हो गया, नी से क्या हो गया? नीले लिटमस पेपर, ला से लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मार के लाल? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन का आयन उत्पन्न करता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल को जब हम जल के साथ मिलाएंगे, जैसे अम्ल में क्या भैया, जो खट्टा मतलब जैसे सिट्रिक अम्ल हुआ, टाइट्रिक अम्ल हुआ, इसे और सिट्रिक अम्ल हुआ, ये सब जितने अम्ल हुए, ये जब हम जिससे जल से क्रिया कराएंगे NaCl, तो इसमें क्या देखेंगे? HCl को देखेंगे तो इसमें H+ आयन देते हैं। क्या देंगे? H+ आयन देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे HCl ये है। HCl हमारा क्या हो गया बाबू? ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। कौन? HCl। अब ये देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। उसी के साथ ये देखेंगे हम क्या है? हाइड्रोजन, यानी कि हमारा क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या है? H2SO4 है, यानी हाइड्रोजन सल्फेट है। और उसके बाद में देखेंगे हम क्या है? ये हमारी एसिड है। क्या है? एसिड है। और उसके बाद में देखेंगे ये सीट्रिक अम्ल है। क्या है? ये सीट्रिक अम्ल है। सीट्रिक अम्ल एक चीज याद रखिएगा, जो नींबू में पाया जाता है। यानी हमारा CH3COOH, ये हमारा क्या है? ये भी अम्ल है। H2SO4 यानी ये भी हमारा अम्ल है। आयन सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी देखेंगे HCl, ये भी हमारा अम्ल है। अब देखेंगे अम्ल के प्रकार, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ये हमें देखना है बाबू। तो देखेंगे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल होता है। क्या होता है? एक सांद्र अम्ल, यानी जो अत्यधिक मात्रा में क्रियाशील हो, यानी जिसके अंदर यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम हो, उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। यानी जो ज्यादा ताकतवर हो, यानी जो ज्यादा ताकतवर, यानी थोड़ा सा किसी के ऊपर नहीं, अरे किसी के ऊपर क्यों डाले, अगर थोड़ा सा अगर किसी चीज पे पड़ जाए तो पूरा क्या हो जाएगा? पूरा खट्टा खट्टा, मतलब पूरा उसको जला देगा, यानी बर्बाद कर देगा। तो इसमें क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, उसे हम सांद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। जिसमें हमारा 80% क्या हो? एसिड हो। 80% हमारा एसिड यानी अम्ल हो, और 10 से 20% क्या हो हमारा? इसमें 10 से 20% हमारा H2O यानी पानी हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सांद्र अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल बोलेंगे। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को हम परबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परबल अम्ल बोलते हैं। यानी परबल का मतलब यानी खूब बल से भरपूर, यानी खूब ताकतवर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? परबल अम्ल भी बोलते हैं। अब देखेंगे तनु अम्ल। तनु का मतलब क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? कमजोर, यानी दुर्बल। क्या? इसको हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं, यानी कमजोर तनु, दुर्बल अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुन्ना? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे जिसमें अम्ल जो होता है वो कम मात्रा में हो,
और जल अधिक मात्रा में हो, क्या, और जो हमारा जैसे कि एसिड कम मात्रा में हो, यानी एसिड हमारी केवल 20% हो, और क्या हो, हमारा जो वाटर है, क्या, जो वाटर है, वाटर हमारा 80% हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दुर्बल अम्ल, यानी क्या हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुन्ना, ये हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, यानी जिसमें पानी की मात्रा अत्यधिक वो हमारा दुर्बल अम्ल या तनु अम्ल, जिसमें पानी की मात्रा कम वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सांद्र अम्ल या प्रबल अम्ल हो गया। बस इतनी बात। अब जैसे अम्ल हम कैसे पहचानेंगे, क्या अम्ल है, जैसे HCl हो गया, ये हो गया, या और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ H2SO4 हमारा हो गया, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जो हमारा एसिड है CH3COOH, इसको देखेंगे, सीट्रिक अम्ल हुआ। तो ये सब अम्ल हैं। एक चीज और हम देख लेते हैं, ये हमारा नींबू है। नींबू के अंदर आप लोग जानते हैं क्या सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब एक चीज देखिएगा, जब इसमें अम्ल पाया जाता है, यानी खट्टे पदार्थ, यानी प्रबल अम्ल पाया जाता, यानी अम्ल पाया जाता है, तो देखेंगे क्या होगा, जब इसमें हम लिटमस पेपर को डालते हैं, क्या, यानी लिटमस पेपर को डालते हैं, तो आपने देखा था अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता, क्या, तो ये लाल हो गया, क्या हो गया, लाल हो गया। यानी ये लिटमस पेपर में जहां तक अम्ल जा रहा है उतना लिटमस पेपर हमारा क्या हो गया, लाल हो गया। तो इससे पता चलता है क्या, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखिएगा आगे वाली पेज पे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा प्योर प्योर। अब उसके बाद में देखेंगे क्षारक, क्या देखेंगे, क्षारक यानी बेस देखेंगे। तो यानी जो चखने में क्या हो, यानी जिसके स्वाद खट्टे हो, यानी तीक्ष्ण हो, कड़वे हो, उन्हें हम क्षारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। क्या होता है, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, यानी छालनी, क्या, छालनी, यानी क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। किसमें बदल देता है, छालनी, यानी क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, छालनी, क्या, छालनी, यानी क्षार लाल को नीले में बदल देता है। अब ये देखेंगे, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। उसके साथ साथ ये हमारा देखेंगे, ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, क्या, हाइड्रोक्साइड यानी आयन देते हैं, यानी OH माइनस, OH माइनस जहां पे लिखा मिल जाए, OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। OH जहां पे लिखा मिल जाए किसी चीज में, उसे हाइड्रोक्साइड जोड़ते हैं। तो यानी क्या होता है, क्षार जल में विलयन होने पर, यानी जल में घुलने पर, यानी हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड के आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड के आयन देते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए NaOH, KOH, NH4OH, यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, Na से सोडियम होता है, वहाँ हाइड्रोक्साइड, K से पोटेशियम होता है, यहाँ पे OH जुड़ गया। NH3 से अमोनिया, NH4 यानी अमोनिया होता है, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड यानी अमोनियम, यानी 3 था, यहाँ 4 जुड़ गया तो अमोनियम हो गया, और उसके बाद में OH जुड़ गया तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी इन तीनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़े हुए हैं, क्या, यानी इन तीनों के साथ OH जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड होगा। क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे शब्दार्थ, यानी क्षार क्या होता है, यानी जल में घुलनशील, यानी कोई क्षारक, ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाए, यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। यानी ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार। तो क्षार और क्षारक में यही फर्क है कि ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उन्हें हम क्षार बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिया, साबुन। आप लोग जानते हैं साबुन क्या होता है, साबुन के अंदर क्षारीय प्रवृत्ति होती है। क्या, यानी क्षारीय गुण होते हैं साबुन के अंदर। आप लोग जानते हैं कि साबुन के अंदर क्षारीय गुण होते हैं। जब हम क्या देखेंगे मुन्ना, यानी इस साबुन में, यानी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, लाल लिटमस पेपर को लिया और इसमें मिला दिया, तो देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नीला हो गया। क्या हो गया, यानी लाल लिटमस हमारा नीला हो गया। तो इससे पता चलता है क्या, कि क्षार है। क्यों, क्योंकि क्षार के अंदर ये गुण होता है कि ये नीले लिटमस पेपर को, यानी ये लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देता है। क्या? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब आप देखेंगे इसी के साथ कि ये जैसे हमने क्षार देखा, तो साबुन, जब आप कपड़ा धोने वाला साबुन देखते हैं या बहुत ऐसे जो क्षारभंगुर साबुन होते हैं यानी तुरंत टूटने लगते हैं, तो वो क्या पानी में घुल जाते हैं, इनको हम क्षार बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार। अब उसके बाद हम देखते हैं यानी सूचक। जैसे हम देखेंगे कि जैसे कि कोई चीज हुआ यानी जो दुर्बल अम्ल हुआ उसको हम जुबान से चख के बता देंगे हाँ ये खट्टा है, लेकिन कोई इतना ज्यादा कड़वा है उसको हम कैसे चखेंगे ना। तो उसके लिए एक सूचक की जरूरत होती है, यानी जिसको टच करने से या जिससे पता चल जाए कि ये अम्ल है या क्षार है, तो उसी को मतलब जैसे स्पष्ट करने के लिए क्षारक का उपयोग किया गया। किसका? वो सॉरी इंडिकेटर यानी सूचक का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? सूचक का प्रयोग किया गया। तो ये देखेंगे सूचक की परिभाषा क्या है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल है या क्षारक है इसकी उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या? यानी किसी भी विलयन में ये अम्ल है या क्षार, यानी सूचक को डुबोया जाएगा तो वो अगर नीला हो गया तो क्या? अम्ल। अगर नीला हो गया तो क्षार, अगर लाल हो गया तो अम्ल। तो इस तरीके से ये बताएगा। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। यानी क्या होता है? यानी इनके रंग बदल जाएंगे जब इसको डालेंगे, यानी अम्ल में डालेंगे तो दूसरी तरीके से, क्षार में डालेंगे तो दूसरी तरीके से। तो ज्यादा हवाबाजी नहीं, बेसिकली ये देखेंगे कि अम्ल और क्षार ऐसे चीज होते हैं, यानी सूचक ऐसा चीज होता है जो अम्ल और क्षार का पता लगाता है। अब देखेंगे कितने प्रकार के सूचक होते हैं। तो सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूचक? सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। क्या होता है? एक हमारा कृत्रिम हो गया, एक संश्लेषित, ये एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक। अब इसको हम आगे देख लेते हैं अगली वाली स्लाइड पे। आप देखेंगे सूचक यानी प्राकृतिक सूचक को देखेंगे, वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब यार पेड़ पौधों को तो आदमी बना नहीं सकता। क्या? पेड़ पौधे तो आदमी बना नहीं सकता, यानी इसको कौन बनाएगा भैया? ये आदमी की बस की बात है नहीं, तो इसको कौन प्राकृतिक बनाएगी? क्या बनाएगी? प्राकृतिक बनाएगी। तो इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे? ये प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। उदाहरण के मतलब उनके रंग में परिवर्तन होगा, यानी उदाहरण में देखेंगे, यानी इनका प्रयोग करने पर अम्ल और क्षार में अलग अलग तरीके से जब यूज करेंगे तो क्या होगा? इनके रंग में परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे, ये देखिएगा लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर किसका? पेड़ की छाल का बना होता है। तो इसको जब अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? यानी एसिड के साथ जब क्रिया करेगा तो ये लाल हो जाएगा। क्या? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये रिएक्शन नहीं करता है कि ऐसा अम्ल में डालने पर ये लाल को नीला कर देगा, यानी एक बार जो बदल जाएगा वो ऐसा ही रहेगा, यानी ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। अब ये क्षार में जब डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार में इसका कलर नीला हो जाएगा। अब ये हल्दी देखेंगे, हल्दी अम्ल में डालने पर, यानी अम्ल में डालने पर पीला, यानी अपने वास्तविक कलर में रहती है, यानी हल्दी कैसी रहती है? पीली ही रहती है। लेकिन जब इसको किसमें डाला जाएगा? क्षार में डाला जाएगा तो ये लाल कलर का हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर करके कि जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो हमारे शर्ट वगैरह पे क्या होता है? वो हल्दी लग जाती है, यानी खाना खाते वक्त गिर जाता है, हल्दी लग जाती है। लेकिन जब उसको हम साबुन से धुलाई करते हैं तो वही हल्दी पीली कलर में ना बदल के लाल कलर में बदल जाती है। तो इससे पता, और हमारा साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इससे पता चलता है कि हल्दी क्षार के साथ में क्या हो जाती है? लाल कलर की हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल कलर की हो जाती है। तो इस तरीके से इसको हमने स्पष्ट देख लिया। अब हम देखेंगे यानी संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब ही होता है कोई चीज बनाना। क्या? कोई चीज बनाना यानी टू मेक करना। क्या होता है? टू मेक करना। अब उसी को संश्लेषित लिख दिया शुद्ध भाषा में, यानी कृत्रिम। वह सूचक जो रसायन द्वारा, यानी आदमी अपने प्रयोगों से, यानी रासायनिक चीजों का, यानी क्या केमिकली एलिमेंट्स का प्रयोग करके जो बनाए हैं उनको हम रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेथिल यानी फिनाल्फोथेलिन देखेंगे तो फिनाल्फोथेलिन क्या होता है? जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो देखेंगे क्या हो जाएगा? अम्ल के साथ क्रिया कराने पर यह हल्का मतलब जैसे कि गहरा गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। लेकिन जब क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो ये सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। अब इसी को देख लेते हैं, जब अम्ल के साथ क्रिया कराएगा तो ये पीला हो जाएगा, और जब मेथिल ऑरेंज और जो क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो ये लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब एक चीज हम देखते हैं कि गंधीय सूचक क्या है, यानी जिन पदार्थों के गंध से हमें प्राप्त हो जाए, पता चल जाए क्या कि ये अम्ल है या क्षार, उसे गंधीय सूचक बोलेंगे। यानी जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यमों में बदल जाए
उसे गंधीय सूचक कहते हैं। क्या? उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, क्या देखेंगे, जैसे हम इधर देखते हैं कि गंधीय सूचक, उदाहरण के लिए जब प्याज का रस यानी प्याज का रस जब अम्ल में डाला जाता है यानी नींबू वगैरह पे प्याज का रस डालेंगे तो ये बड़ी तेजी से क्या, बड़ी तेजी से यानी गंध फैलाएगा यानी बदबू करेगा। क्या करेगा? ये बदबू करेगा यानी तीव्र गंध देगा। उसके बाद में जब क्षार के साथ मिलाएंगे तो ये कोई गंध नहीं देगा। अब ये वैनिला होता है। क्या होता है? वैनिला। वैनिला आप लोगों ने देखा होगा। क्या? वैनिला आप आइसक्रीम के साथ देखेंगे। क्या? आइसक्रीम के ऊपर जो फेने जैसा भरा होता है, क्या होता है? जो फेने जैसा भरा होता है इसको वैनिला बोलते हैं यानी हल्की स्वाद देने के लिए। तो जब वैनिला को किसमें मिलाया जाएगा, तो यानी जब अम्ल में मिलाया जाएगा तो ये समान गंध देगा यानी कोई गंध नहीं देगा। लेकिन अब वो समान गंध रहेगा यानी जिस में रहे, जिस स्टेज में है उसी स्टेज में यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसी को जब क्षार के साथ भी कोई गंध नहीं आएगा। इसी तरीके से लौंग के तेल का भी सेम सिस्टम है यानी किसी के साथ गंध नहीं देगा। अब देखेंगे हम कि अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अब यहां से हमारी मेन टॉपिक स्टार्ट होती है। क्या? अब यहां से हमारी मेन टॉपिक स्टार्ट होती है। तब तक हम देख लेते हैं कि देखिएगा क्या होता है। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। वहां चले गए थे, फोन मतलब जैसे कोई है नहीं स्टूडियो के अंदर, अचानक से मेरे फोन की बैटरी कम है। तो अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। क्या? धातु के अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे यहाँ पे धातु दिया हुआ है, धातु अम्ल दिया हुआ है, यहाँ पे क्षारक दिया हुआ है। तो धातुओं के साथ देखेंगे तो क्या होगा, यानी जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो अम्ल प्लस धातु मिलाकर के क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। ये चीज लिख लीजिएगा। जब क्या होगा, जब धातु क्या, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी, क्या अम्ल के साथ क्रिया करेगी, क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी अम्ल। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तब तो क्या बनाएगी, लवण तथा हाइड्रोजन बनाएगी। क्या बनाएगी, लवण तथा हाइड्रोजन का आयन यानी हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ठीक, हाइड्रोजन गैस बनेगा। आप देखेंगे कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो लवण तथा क्या, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा HCl क्या है, HCl हमारा अम्ल है। जिंक हमारा जडियन क्या है, धातु है। तो यहाँ पे हमने देखो जडियन को उठा लिया यहाँ से, यहाँ पे हमने ले लिया किसको, Cl को, यानी क्या ले लिया, Cl बराबर क्लोरीन। यानी तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, जंग यानी जिंक क्लोराइड हो गया। क्या हो गया हमारा, जिंक क्लोराइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लवण हो गया। यानी जो जिंक क्लोराइड हुआ वो हमारा लवण हो गया। उसके बाद में बचा H हमारा बच गया। ठीक है, क्या बचा, H हमारा बच गया। तो इसको जब बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे 2 लगा था तो यहाँ भी हम 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन। सीधी बात, नो बकवास। अब ये क्षारक के साथ जब वैसे सेम, जब ये क्षारक के साथ क्रिया करेंगे, जो हमारी यानी जो धातुएं हैं ये क्षारक के साथ क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सोडियम जो हमारा हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, यानी तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये हमारा क्या है, क्षार है। क्या है, यानी क्षार है, या वो सॉरी क्षारक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जिंक क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो इसके साथ क्रिया करने पर हमारा क्या बना, यानी हमारा जो ये लवण बना, और उसके साथ में ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा लवण बना, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली, ये हमारी हाइड्रोजन गैस निकली। अब देखेंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करके कि कैसे, मान लें कि गैस हाइड्रोजन गैस निकली, ऑक्सीजन भी निकल सकता है, नाइट्रोजन भी निकल सकता है ना। तो इसका परीक्षण करने के लिए देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए हाइड्रोजन गैस से निहित यानी भरे परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पा यानी पट पट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम देख लेते हैं इसको, यानी ये कैसे भी बताएंगे, कैसे लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाई स्कूल वाले भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये देखेंगे, एक परखनली ले लिया, क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, वहां ऊपर से एक कार्क लगा दिया। कार्क यानी क्या लगा दिया, कोई भी टुकड़ा हो सकता है, कार्क लगा दिया, इसको ढक दिया। अब इस वाले पाइप को यहाँ इसके माध्यम से छोटा सा छिद्र करके यहाँ इसको अंदर कर दिया। अब ये अंदर हमारा HCl है। क्या है, HCl भरा है। क्या है, जल है, जल का विलयन है, यानी तो इसमें HCl यानी अम्ल मिला हुआ है, यानी जलीय विलयन के साथ। और यहाँ पे जिंक के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े दिख रहे हैं, जिंक दिख रहे हैं, तो ये हमारा धातु हो गया, ये हमारा, और इसे हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया।
तो धातु और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे, तब उसके बाद में जो गैस निकलेगी ना, तो इस गैस को इस पाइप के माध्यम से, यहाँ साबुन से भरा पानी है यानी साबुन का पानी है, तो जब साबुन के पानी में जब इसको छोड़ेंगे तो बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बुलबुले। अब ये बुलबुले कैसे हम पहचानेंगे कि हाइड्रोजन है? अब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो यहाँ मोमबत्ती जल रही है, और हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि ज्वलनशील है। क्या होता है? हाइड्रोजन आपकी ज्वलनशील क्या है? आपकी ज्वलनशील पदार्थ है, यानी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। तो इससे हमें ये बहुत स्पष्ट पता चलता है कि ये जब हाइड्रोजन है और ये मतलब हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ये मोमबत्ती भी चले तो पट से आवाज होगी, क्योंकि दोनों जलते हुए मिल रहे हैं आपस में। तो यानी इससे पता चलता है जब ये पट की आवाज करेगी कि ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। अब हम देखेंगे अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातुवाही कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या? इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आप ये चीज देखिएगा, विश्वास कीजिएगा, इतना सिंपल वे में, यानी ज्यादा मतलब वीडियो को ना लंबे करके बिल्कुल पॉइंट यानी सीधे निशाना वहीं पे मंजिल पे लगे। क्या? मंजिल पे मतलब जैसे कि सटीक बिल्कुल आपके गोल पे ही वो तीर लगे, इसीलिए इतना ही हम लोगों ने यहाँ कनेक्ट किया है। अब देखेंगे अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ। क्या? अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो है ये HCl हमारा क्या है, इसके बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया है। ये HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक यानी अम्ल है, और ये देखेंगे जो हमारा है यानी ये HCO यानी क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है? इसको हम बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे भाई? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये देखेंगे यहाँ सोडियम बाई कार्बोनेट है, और उसके साथ में क्या? इसे धातु यानी सोडियम क्या होती है? हमारी धातु होती है, तो इसे धातु बाई कार्बोनेट भी बोल दिए। और यहाँ पे हमारा अम्ल है, तो इससे क्रिया कराने पर ये देखेंगे यानी ये वाला और ये Cl ये दोनों आपस में मिल गए, तो हमारा NaCl हो गया। अब बचा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, तो इसको हम बोलेंगे H2O बोल देंगे। क्या बोल देंगे? H2 बोल देंगे। अब उसके बाद में यानी एक यहाँ से ले लिया हम, इसको दे दिया, तो H2। अब बचा हमारे पास CO2 बचा, तो क्या होगा? तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये हमारा जल हो गया। तो इसमें क्या बताता है कि जब ये धातु यानी अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ लवण बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस जल बनाएगा। तो ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया, क्या हो गया? लवण हो गया NaCl। उसके बाद में हमारा ये हाइड्रोजन यानी क्या हो गया? H2, और यहाँ से एक वो ले लिए, क्या हो गए? H2 यानी यहाँ पे H और यहाँ पे H2 हो गया, और यहाँ से ये वो 3 है यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ से एक ले लेंगे, तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ये पार्ट उधर चला जाएगा, यानी ये वाला बचेगा यहाँ ऑक्सीजन का 2 पार्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 पार्ट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बात फिनिश। अब देखेंगे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ। यहाँ अम्ल है, यहाँ धातु कार्बोनेट है, तो ये अम्ल हो गया या धातु कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या बना? NaCl बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये H2O बना। अब ये देखेंगे क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अब क्रिया नहीं करता, यानी क्षारक ये सब काम नहीं करेगा, क्षारक ये काम नहीं करेगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, यानी कार्बन डाई इस वहां हाइड्रोजन देखे थे, इसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकला। कैसे हम मान लें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ निकलता है? तो इसमें देखेंगे क्या हमने ले लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यानी क्या ले लिया? कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब हमने लिया, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? हमारा वो खंडिया मिट्टी होता है, यानी क्या होता है? चूना, वो बुझा हुआ, वो दुधिया चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुधिया चूना। क्या बोलते हैं? दुधिया चूना बोलते हैं। तो इसको हमने ले लिया, और उसके बाद में क्या ले लेंगे हम? या खड़िया मिट्टी बोल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो यहाँ पे दोनों मिला करके यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन गया प्लस जल बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट, और उसके बाद में जल बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, अब इसमें देखेंगे जब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखेंगे यानी कि कैल्शियम, ये देखेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस तरीके से क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए अत्यधिक मात्रा में एक जो कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, तो एक इसमें बदला कैल्शियम बाई कार्बोनेट में। अब ये देखेंगे इसको कैसे मिला, कैसे निकले, हम देखेंगे कि यहाँ से ये चीज निकला। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी पूरी बीकर है। अब यहाँ से हम एक पाइप डालते हैं, यानी ये बीकर के अंदर ऐसे इसको धीरे धीरे हिलाते हैं इससे, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति यानी इसको अम्ल को एक तेजी से नहीं मिला सकते। और ये वाली पाइप है, इस वाले पाइप में यहाँ तक चूना का पत्थर, यानी क्या होता है?
चूने का पानी मिला हुआ है। अब जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पुनः रूप में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने पुनः रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ और प्रवाहित किया तो ये अपने पुराने रूप में चला आया। किसमें चला आया, अपने पुराने रूप में चला जाएगा। यानी क्या होगा, यानी जो दूधिया पानी था वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये HCl है, यानी अम्ल। क्या है, अम्ल है। उसके बाद में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला। क्या डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला। अब इसमें ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा धातु कार्बोनेट है। यानी इसके साथ में जब हम क्रिया कराएंगे अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ में, तो क्या होगा, यानी ये पहले तो शुरुआती में ये दूधिया पानी में बदल जाता है। क्या, यानी ये देखेंगे तो ये इसके साथ जब क्रिया कराई गई तो ये पानी पूरा दूध जैसे हो गया। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये पुनः उसी तरीके से हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है, आप लोग देखेंगे कि जब आप जैसे कि क्या खड़िया मिट्टी को जब घोलते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, यानी वो दूध की तरीके से शक्ल में हो जाता है। लेकिन जब उसमें और मतलब जैसे कि क्रिया कराई जाती है तो वो अपने रूप को यानी काठा होने लगता है, तो वो खो देता है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, क्या देखेंगे, अम्ल और क्षारक की परस्पर जो अभिक्रिया होती है इसे हम देख लेते हैं। यानी परस्पर का मतलब क्या होता है, आपस में। क्या होता है, आपस में। परस्पर का मतलब होता है आपस में। तो ये देखेंगे क्या, जैसे कि अम्ल हमारा जो HCl हो गया, क्या हो गया बाबू, ये HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा अम्ल होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा एसिड होता है। अब उसके बाद में क्षारक देख लेते हैं, यानी जो सोडियम ऑक्साइड है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये जो है सोडियम का ऑक्साइड जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षारक है। क्या, सोडियम ऑक्साइड हमारा क्षारक हो गया। तो इसमें देखेंगे जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण और ये जल बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे यानी ये वाला ले लिया और ये वाला Cl, तो इससे लवण हो गया। NaCl बराबर हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यानी जल हो, यानी सोडियम क्लोराइड बराबर हमारा क्या होता है बाबू, यानी सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड हमारा हो गया लवण, यानी क्या हो गया, लवण हो गया। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारा अब बचा क्या, H, यानी 2 H बचे और वो बचा, तो क्या होगा, तो H यानी तो H2 और वो, ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया। क्या हो गया, ये बचा H, ये बचा H, यानी 2 H और वो, तो H2 वो बराबर हमारा ये क्या हो गया, जल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा अम्ल एवं क्षारक के आपस में अभिक्रिया हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ देख लेते उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल और क्षार यानी किसी से क्रिया करके, यानी जलीय विलयन के साथ क्रिया करके या किसी से क्रिया करके अपनी क्या, यानी अम्ल अपना खट्टापन छोड़ त्याग दे और क्या, जो क्षार है वो अपने कड़ुएपन को त्याग दे, ये इसके बाद में क्या बनाए, जल बनाए या लवण बनाए, तो ये क्या होता है, उदासीनीकरण क्रिया होती है। देखेंगे जब अम्ल व क्षारक परस्पर यानी आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें, यानी अपने गुण को समाप्त कर दें, लवण तथा जल का निर्माण करें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। हुआ क्लियर ना, कि इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो ये देखेंगे ये धात्विक ऑक्साइड है, यानी कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्या है भैया, ये सब हमारे धात्विक ऑक्साइड हैं। क्या है, ये सब हमारे धात्विक ऑक्साइड हैं। और इनका हमें किसके साथ अम्ल कराना है अभिक्रिया, अम्ल के साथ। तो ये देखेंगे कॉपर ऑक्साइड और ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, यानी कॉपर ऑक्साइड और ये हमारा क्या हो गया, HCl, यानी ये क्या हो गया, हमारा हो गया अम्ल हो गया। तो उसके बाद में जब देखेंगे तो क्या लवण और जल बनेगा, तो ये हमारा जो कॉपर क्लोराइड हो गया, यानी जो कॉपर क्लोराइड है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जल है, तो ये कॉपर क्लोराइड हमारा क्या हो गया, लवण हो गया यार, और उसके बाद में ये हमारा जल हो गया। देखेंगे कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये कमेंट करके आप बताइए विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। अब उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो इसमें अधात्विक ऑक्साइड क्या है, कॉपर वगैरह ये सब क्या है, ये सब हमारा धातु है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, धातु है, क्या धातु है, तो वो तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो क्षारक में हमारा क्या हो गया, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, क्या कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षारक है,
यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा क्या है, ये हमारा अधात्विक है, तो इसमें क्या बनाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देखेंगे ये वाला, ये क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे सी ये ले लिया, उसके बाद में CO2 इसको एक साथ में ले लिया, और ये कोई यहाँ है तो हमारा हो जाएगा CO3, यानी हमारा क्या हो गया, कार्बन कार्बन वो जो कार्बोनेट हो गया, क्या नहीं क्या हो गया, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया, क्या हो गया, हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और उसके बाद में ये हमारा 2 बच गया, ये वो 2 बच गया, और यहाँ पे ये H बच गया, तो H2 वो हमारा हो गया, क्या हो गया, जल हो गया। यानी हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बचा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लवण होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद में हमारा क्या बना, जल बना, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इस तरीके से हमने आधात्विक ऑक्साइड के साथ भी अपक्रिया देख ली। अब उसके बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, क्या, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो ये देखेंगे क्षारक, सबसे पहले देख लेते क्षारक, फिर परिभाषा लिख दिया, क्षारक जल की उपस्थिति में क्या हमने देखा था, ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, यानी OH- यानी ऑक्साइड का आयन बनाते हैं, किसका, ऑक्साइड का आयन बनाते हैं, जिससे हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, यानी OH प्लस जल, यानी क्षारक, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, ये हमारा क्षारक हो गया, क्या हो गया बाबू, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड क्षारक है। उसके बाद जल की उपस्थिति में क्या हमने बताया कि ऑक्साइड यानी ऑक्साइड आयन बनाते हैं, तो ये जल की उपस्थिति में देखेंगे तो ये Na प्लस क्या हो गया, ये हमारा सोडियम हो गया, ये हमारा ऑक्साइड हो गया। तो Na वो H बराबर जो क्षारक था वो क्या, जल के साथ क्रिया करके Na प्लस वो H बनाता है, क्या बनाता है, यानी सोडियम और ऑक्साइड अलग अलग बनाते हैं। अब देखेंगे जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय कुछ सावधानियां होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या, ये एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है। अब इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्षारक मिला दिया, क्या, यानी क्षारक मिला दिए, तो इसमें हमें बड़े सावधानी से, यानी एक पतली पाइप कांच की नली से धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है। क्यों, क्योंकि ये सावधानियां इसलिए बरतनी है हमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बड़ा अत्यधिक यानी ज्वलनशील होता है तुरंत, यानी इसको हमें किसी मतलब जब हम लेबोरेटरी में कोई मतलब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो टीचर के मतलब देख रेख में करना चाहिए, क्योंकि ये अचानक से बड़ा यानी उष्माशील होता है और ये बर्न करने लगता है, तो हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। तो देखेंगे हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, यानी अचानक से तेजी से डालेंगे तो तेजी से ऊपर की तरफ बहाव करेगा। यह प्रक्रिया बहुत उष्मा छिपी होती है, इसलिए कांच पात्र लगाकर हिलाते रहना चाहिए, हमने बताया, यानी धीरे धीरे करते रहना चाहिए। आप देखेंगे उसके बाद जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, क्या देखेंगे, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक है, यानी अम्ल जल की उपस्थिति में हमने देखा कि अम्ल क्या, हाइड्रोजन का आयतन उत्पन्न करते हैं, H प्लस उत्पन्न करते हैं। अब जैसे हम देखें कि H2O बराबर क्या होता है, जल होता है, ये देखिएगा। लेकिन जब इसी में एक और हाइड्रोजन यानी जल के साथ क्या करेगा, यानी अम्ल जब जल के साथ क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन और बढ़ा देगा, H प्लस बढ़ा देगा, तो इसी को हम कर देंगे H3O। तो ये H3 जो हो गया ये हमारा आयन है, क्या है, ये हाइड्रोजन का आयन है, जिसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब ये देखेंगे, ये देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल यानी हाइड्रोजन का आयन उत्पन्न करते हैं, यानी H प्लस ये आयन हो गया। अब ये हमने देखी H3 वो बन गया, यानी जल के साथ ये जब क्रिया किया तो ये H2 होता है, ये H जुड़ गया तो H3 वो हो गया, तो इसे हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बताया जाता है। ये देखिएगा उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देख लेना। अब उसके बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, यानी प्रबलता क्या क्या होता है, मजबूती, क्या प्रबलता को हम बोलेंगे तो मजबूती यानी ताकत, क्या बोलेंगे, बड़ा प्रबल आदमी है यार, बड़ा बलवान आदमी है, यानी मजबूत है। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन के आयन या ऑक्साइड के आयनों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। यानी कोई भी जब हम अम्ल और क्षार देखेंगे, यानी जब कोई अम्ल है या क्षार, इसकी पहचान यानी वो हाइड्रोजन प्लस उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन के आयन उत्पन्न कर रहे तो वो हमारा अम्ल होगा, और जब ऑक्साइड के आयन उत्पन्न कर रहे हैं तो वो हमारा क्षारक होगा, क्या होगा, क्षारक होगा। अब देखेंगे अम्ल क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक यानी या सार्वभौमिक यानी जो सभी जगह यानी सर्वमान हो, यानी सभी जगह मानी जाती हो, तो इसको क्या सार्वमात्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे वैसे तो हम जुबान से चख नहीं सकते कि ये अम्ल है ये क्षार है, क्योंकि ये वो ज्यादा खट्टा हो जाएगा और वो जुबान मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जुबान में चुनचुनाहट होने लगेंगे, और क्षार यानी इतना तेज होता है, हम कैसे अचानक से अपने जुबान पे यानी अंग हमारा जल जाएगा, जुबान जल जाएगी। तो इसको एक हम इंडिकेटर यानी सूचक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। सार्वभौमिक सूचक यानी सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है।
यह सूचक किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जैसे हम ये बता रहे हैं कि ये बता रहा है कि जैसे कि ये कोई विलेन है तो उसमें हाइड्रोजन है या फिर क्षारक है, वो सॉरी अम्ल है या क्षारक है, तो इसको देखेंगे इसमें 14 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे देखेंगे, आप देख रहे हैं ये वाला 1 से यहाँ तक 7, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक आप देखेंगे, ये 7 वाला जो होता है उदासीन होता है, इधर से देखेंगे तब भी बीच में, इधर से तब भी बीच में। तो यहाँ देखेंगे ये गहरा लाल है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक बहुत गहरा लाल है। यानी यहाँ पे आपने देखा था क्या, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो यानी जो ज्यादा रेड है यानी वहां प्रबल अम्ल पाया जाता है। क्या है ये, प्रबल अम्ल है। यानी यहां तक बहुत प्रबल, यानी किसी का 5 पीएच मान है तो वो बहुत प्रबल अम्ल होगा। पीएच मान यानी पीएच बराबर क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पीएच बराबर होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी हाइड्रोजन की कितनी पावर है। तो आप देखेंगे यानी यहां से लगा करके ये 1 से लगा करके 6 तक ये क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। और ये 4 तक बड़ा प्रबल अम्ल, उसके बाद दुर्बल अम्ल। यहाँ 7 हमारा उदासीन होता है। यानी उदासीन कौन होता है, पानी। हमारा पानी का पीएच मान कितना है, पानी के हमारा पीएच मान 7 है, तो इसलिए पानी हमारा उदासीन है। आप देखेंगे जैसे 8 9 10 है, यानी 8 और 9 पे देखेंगे तो ये बीच बीच में मतलब जैसे कि क्या होता है, दोनों के बीच में आता है। मतलब जैसे इसमें क्षार की प्रबलता मतलब कम होती है, दुर्बल क्षार होता है। लेकिन जैसे जैसे जाएंगे यहाँ जो नीला कलर बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे क्षारीय गुण यानी क्या है, प्रबल हैं। जैसे जैसे हम 10 11 12 13 इस तरीके से सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे, हमारा क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। क्या, क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अब आप देखेंगे क्या, यहाँ पे वही चीज समझाया था जो ये पीएच मान था। आप देखेंगे हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। यानी जो हमारा शरीर होता है, यानी क्या, ये तो ना अम्लीय न क्षारीय, यानी उदासीन से थोड़ा उदासीन होता है। मान लीजिए हमारा शरीर का जो टेम्पर मतलब जैसे कि जो होता है, जो कार्य करता है, ये उदासीन तौर पर काम करता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। यानी रेन में जैसे कि क्या, साल्ट की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है, इस बूंदों में यानी पानी में हमारा यानी क्या बढ़ जाना, साल्ट का मात्रा बढ़ जाना, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे को बोलते हैं रैनीय, क्या बोलते हैं, साल्टी रेन बोलते हैं, या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब मुंह का जो हमारा पीएच मान होता है, ये 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आप लोग देखेंगे कि क्या, एसिडिटी बढ़ जाने के कारण, यानी जो बैक्टीरिया यानी जो हमारा जैसे कि बैक्टीरिया होती है दांतों को खाने लगते हैं, तो यानी पीएच मान के ऊपर होता है, यानी एसिडिटी के कारण हमारे दांत का क्षरण होने लगता है। आप देखेंगे मधुमक्खी का डंक यानी अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। यानी क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, यानी क्या छोड़ता है, या एसिड छोड़ता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में चुनचुनाहट जैसी होने लगती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। क्या, यानी एक विशिष्ट पीएच मान की पौधों के उपज के लिए आवश्यक होता है, पीएच मान भी। तो ये भी इसमें बताया गया है। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, लवण, यानी जो लवण होते हैं, यानी क्या, जो ये अम्ल प्लस क्षारक, यानी अम्ल प्लस क्षारक मिलाकर के लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्ल जब क्षारक के साथ क्रिया करिएगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे ये हमारा अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक, और ये हमारा क्षारक हो गया सोडियम ऑक्साइड, तो ये हमारा NaCl बना। तो NaCl हमारा क्या है, लवण है, और ये हमारा जल है। उसमें आप लोग इतना कर लिए हैं, इतना कर लिए हैं कि सब आपको रट गया है। आप देखिए लवण से रसायनों का निर्माण, यानी लवण से रसायनों का निर्माण क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसका निर्माण हो गया। व्यंजक चूर्ण आप उधर देखे थे, बेकिंग सोडा, ये सब धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी इधर आगे हम देख लेंगे, इसका पूरा सूत्र लिखा हुआ है। इन चीजों का निर्माण, तब सबसे पहले हम सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड देखते हैं। तो निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये देखिए हमने सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद ये जलीय विलयन है, जलीय विलयन से यानी विद्युत का प्रवाहित करने पर तो यह क्या विघटित होकर सोडियम, ये देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अब उसके बाद में देखेंगे एनोड पर। एनोड क्या होता है, आप देखेंगे किसी भी मतलब जैसे कि विद्युत कोई भी मतलब जैसे कि
परख नली, कोई नली ले लिया या छड़ ले लिए, तो इसमें जो यानी जो क्या होता है, इधर माइनस वाला होता है, माइनस वाला क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एनोड की छड़, तो माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इधर जो प्लस वाला होता है, प्लस की चार्ज इधर होती है, इसको एनोड का छड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें दो जो छड़ होते हैं उसे एनोड बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे एनोड पर, यानी ये एनोड यानी प्लस की तरफ, यहाँ पे यानी दाहिने छड़ पे हमारा क्या क्लोरीन गैस बना, क्या बना, क्लोरीन गैस बना। और उसके बाद कैथोड पर, यानी कैथोड यानी उधर देखेंगे, यानी जब क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बना, क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। कैथोड के पास में यानी वो OH का विलयन बनता है, क्या, कैथोड के पास में यानी इस जगह पर जब देखेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड का यानी हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। उपयोग यानी Cl2 का उपयोग, यानी क्लोरीन का उपयोग ईंधन में, हाइड्रोजन का यानी जल की स्वच्छता में। आप देखेंगे ये क्या, किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये तो गलत है, यानी हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन में किया जाता है, ये वाला सही रहेगा। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता में या पीवीसी में किया जाता है, घर की रंगाई यानी लाइटिंग में। और यानी वो एच का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए किया जाता है। अब आप देखेंगे व्यंजक चूर्ण, अभी हमने बताया था ना कैल्शियम ऑक्सीजन, क्या है देखेंगे व्यंजक चूर्ण जो है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है, या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड बोलेंगे इसको। तो ये देखेंगे कि क्या शुष्क बुझे हुए चूने, ये देखेंगे बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या कैल्शियम ऑक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन यानी क्या, Cl की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का। अब ये देखेंगे ये हमारा हो गया क्या, बुझा हुआ चूना, इस पे हमने Cl2 यानी क्या, क्लोरीन की क्रिया करा दी। अब उसके बाद में किसका, ये CaO Cl2 का निर्माण होगा, CaO Cl2 और प्लस हमारा क्या, जल। तो इस तरीके से इसका हमारा किसका निर्माण हुआ, व्यंजक चूर्ण का। उपयोग हमारा किस में आता है, यानी वस्त्र उद्योग में, सूती व मिलेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए, पीने के पानी को रोगाणुनाशक के लिए किसका, व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखेंगे यानी ये सब चीज जो स्लाइड थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये हमें फार्मूला याद रखना है। बेकिंग सोडा जो होता है, क्या, बेकिंग सोडा यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट जो होता है, क्या होता है, बेकिंग सोडा को यानी सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या, सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है, इसमें हम देखेंगे क्या, यह एक दुर्बल असंयोजक है। यानी संयोजक का मतलब जैसे कि जोड़ने वाला, दुर्बल मतलब कमजोर, असंयोजक मतलब जैसे कि क्या, ये कभी भी मतलब जैसे इतना जल्दी मतलब जैसे किसी से जुड़ता नहीं। अब ये देखेंगे NaCl, ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ये अमोनिया, क्या, उसके तो ये इतने चीजों को मिला करके हमारा क्या बना, NaCl। अब इसके बाद में ये सोडियम क्या हमारा बना, अमोनियम क्लोराइड बना। उसके बाद में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तो खाना पकाते समय गर्म करने पर दूसरा जो दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बना, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, यानी बेकिंग सोडा टर्ट्रिक अम्ल, यह एंटासिड का एक संगठक है और अग्निशामक में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, किसका, बेकिंग सोडा का। लास्ट स्लाइड है देखेंगे, धोने का सोडा यानी जो धावन सोडा होता है, निरमा होता है, ये इसको बोलते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र सब याद कर लेना, क्या, सूत्र याद कर लेना। निर्माण, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीय से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करके इकट्ठा करके धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये देखेंगे हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीय करने पर हमारा ये देखेंगे हमें प्राप्त हुआ क्या, धोने का सोडा प्राप्त हुआ, वो धावन सोडा जिसे बोलते हैं, या निर्मा। कांच का साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों के साफ सफाई के लिए, जल की अस्थायी कठोरता के लिए इत्यादि। धन्यवाद। मुझे पता है आज की स्लाइड यहीं तक थी, काफ़ी एनर्जी लॉस होती हुई एक क्लास लेते लेते, इसलिए हमने पूरे स्लाइड को थोड़ा हल्के तेज़ी से पढ़ा दिया है। लेकिन मुझे विश्वास है आपको इस पूरे स्लाइड में बहुत मजा आने वाला है। इतना आप नोट्स बना लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं याद करना है, बस इतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है, इतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है हाई स्कूल वालों के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली स्लाइड।